मैंने अपने कान से सुना था ऐसे कि कोई बोल रहा था कि यार ये डब्बो है, मत लो, इसे काम नहीं आता। उसने मुझसे बोला कि हमारे पास ऑलरेडी रेडियो में एक रेडियो जॉकी ऐसा है जो शायर है, हमें नहीं चाहिए दूसरा शायर, हमें कुछ फ़नी बना के लाओ। जिसमें मुझे कुछ भी नहीं आता था। लोगों ने ये बातें करना शुरू करी कि यार इसकी एक वीडियो वायरल चली गई है, तो इससे लग रहा है कि अब हर वीडियो पे वीडियो वायरल ही जाती जाएगी। क्या उखाड़ा है इसने लाइफ में? कुछ भी नहीं। मेरे बॉस ने चिल्ला के बोला कि मैं बताऊं क्या सबके सामने कि तुम्हें क्यों शो नहीं मिल रहा है, क्यों पूछती हो बार बार कि शो चाहिए? नहीं मिल सकता शो। मुझे बस पंखा दिख रहा था और मेरी आखिरी ऐसी उम्मीद दिख रही थी कि मैं वो चीज़ ख़त्म कर दूँ। लाइफ में कभी भी कोई भी परेशानी आए तो हमेशा एक चीज़ सोचो। हाय, आप में से कई लोग मुझे महवश के नाम से जानते होंगे या फिर आरजे महवश के नाम से, एक रेडियो जॉकी। और कह लीजिए कि मुझे प्रैंक्स बनाना सोशल मीडिया पे और लोगों को हंसाना बहुत पसंद है। अब चलिए कुछ साल पहले चलते हैं, जहाँ बात हंसाने की आती है। एक कमरा, एक छोटा सा कमरा, मैं और मेरे हाथ में मेरे माँ की साड़ी। लेकिन और लड़कियों की तरह ये साड़ी तैयार होने के लिए नहीं थी या खूबसूरत दिखने के लिए नहीं थी। ये मेरी आखिरी उम्मीद थी उस पंखे से लटकने के लिए जो मुझे दिख रहा था। उस मोमेंट में सबकी तरह मेरे पास दो रास्ते थे, या तो मैं वो कर देती या फिर मैं उस चीज़ का सल्यूशन ढूंढती। मेरे पास दोनों ही नहीं थी, ना करने की हिम्मत ना ही सल्यूशन। ऐसे में मेरे दिल में एक ख्याल आया जिसके बाद मैं आज तक नहीं रुकी। एंड दिस इज द स्टोरी आई वांट टू शेयर टुडे। द आइडिया इज नॉट टू स्टॉप। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनका लाइफ में ये एटीट्यूड होता है दैट आई डोंट केयर अबाउट एनीवन, एंड आई थिंक दैट्स कूल। बट मैं अपने बारे में बताऊं, सो आई केयर अबाउट एवरीवन। अगर सड़क पे एक अनजान बंदा भी जा रहा होगा तो मुझे उससे फर्क पड़ेगा कि वो बंदा मेरे बारे में क्या सोच रहा है। शायद मैं रोऊंगी भी अकेले में ये सोच के कि उसने मेरे बारे में ये कह दिया। पर एक चीज है, वो आखिरी आंसू में जब पहुंचूंगी तो फिर मैं एक बीज की तरह बाहर आऊंगी। वो मुझे जितना दबाएंगे मैं उतना ग्रो करूंगी, मैं रुकने नहीं वाली उसके बाद। और मैंने लाइफ में हमेशा यही करा है। मैं अपनी जर्नी के बारे में आपको थोड़ा सा बताती हूँ। मैंने अपनी पढ़ाई यूपी के एक बहुत छोटे से गांव से करी है, अलीगढ़ से। बहुत कम लोग शायद इस जगह को जानते होंगे या ये बात को जानते होंगे कि मैं वहां से पढ़ी हुई हूँ। ऐसा लोग बोलते हैं कि हर किसी में कुछ ना कुछ टैलेंट होता है। मेरे में कुछ नहीं था। मुझे ना सिंगिंग आती थी अच्छे से, ना डांसिंग आती थी, ना कुछ और आता था। मैं एक बहुत ही एवरेज सा, बेकार सा बच्चा थी हमेशा से। और इसी वजह से मेरा कॉन्वेंट में भी एडमिशन नहीं हुआ था, क्योंकि तभी से इंटरव्यू चलते थे और ABCD में मैंने कुछ तो बहुत बुरा कर दिया था। तो मेरा कॉन्वेंट में एडमिशन नहीं हुआ। मैं एक ऐसे पब्लिक स्कूल में गई जहाँ पे 4th क्लास से बच्चियों को शलवार सूट पहना के हम उसमें गिरते थे, गंदे हो जाते, पता भी नहीं था क्या स्कर्ट क्या उसका डिफरेंस, बट हम जाते थे वो पहन के। वहाँ पे इंग्लिश बोलने का कोई इतना चाल चलन नहीं था, तो जब भी बाहर निकले और इंग्लिश बोलने का ट्राई करा तो हमेशा डर लगता था। आती हुई भी गलत निकल जाती थी, क्योंकि यार मैकडॉनल्ड्स में हम सॉस नहीं मांग सकते। हमें डर लगता था, हमें ऐसा लगता था हमारी बेइज्जती हो जाएगी। अब बात आई जब मैं उस छोटे से गांव से निकल के पहुंची दिल्ली मास कम्युनिकेशन के लिए। वहाँ पे आसपास सारे जर्नलिज्म के स्टूडेंट्स थे, तो हम उसमें फिर से एवरेज, हमेशा से एवरेज। तो जब इंट्रोडक्शन की बात आई तो वहाँ पे डर लगने लगा कि यार क्या बोलेंगे, इंग्लिश में बोलना है, सब कुछ तो बोला है। अब बच्चों ने उस बात पे जज कर लिया। और जब ग्रुप्स बनते थे ना प्रोजेक्ट्स के, तो उसमें ऐसे 5-5 लोगों के ग्रुप बनते थे। और मुझे याद है एक टाइम था जब मुझे किसी ने भी अपने ग्रुप में नहीं लिया था, और मैं उन बच्चों में से थी जो अकेले रह गए थे, जिनको किसी ग्रुप ने लिया ही नहीं था, क्योंकि मैंने अपने कान से सुना था ऐसे कि कोई बोल रहा था कि यार ये डम्बो है, मत लो, इसे काम नहीं आता। मुझे पता था कि मुझे कितना काम आता है कितना नहीं, मैं अपने आप को लैंग्वेज से नहीं जज कर रही थी, पर उन बच्चों ने नहीं लिया। लेकिन आप ऐसे टाइम पे जब भी आसपास देखेंगे ना, तो आपको हमेशा अपने आसपास 3-4 और ऐसे बच्चे मिलेंगे जिन्हें लोग फिसड्डी कहेंगे या कुछ कहेंगे। तो वो 3-4 बच्चे मेरे साथ थे। अब एक ऐसा ग्रुप बना जिन्हें किसी ने नहीं लिया। मैं झूठ नहीं बोलूंगी, हमने उस प्रोजेक्ट में कुछ तोप नहीं उखाड़ा, हमने कुछ ऐसा नहीं करा। बहुत एवरेज सा प्रोजेक्ट गया, लेकिन ये पता था कि जब अकेले कहीं जाके खड़ी होंगी या अकेले कोई प्रोजेक्ट बनाऊंगी तो उसमें मैं कर दूंगी। अब आई प्लेसमेंट्स की बारी। अब कॉलेज के प्लेसमेंट्स में बड़ी बड़ी कंपनीज आई, मैंने वो सारे प्लेसमेंट्स क्लियर कर लिए। और मैं इकलौता ऐसा बच्चा थी जिसके लिए नोटिस निकली थी अलग से, फॉलोइंग स्टूडेंट्स कैन नॉट सिट इन अदर इंटरव्यूज, क्योंकि वो हर इंटरव्यू क्वालिफाई कर रहे थे, वो और बच्चों का चांस खा जा रहे थे। और उसमें सिर्फ एक नाम था और वो था मेरा। और फेयरवेल की स्पीच में मुझे याद है कि जब इंसान बहुत शोर नहीं मचाता ना, तो एक ही बात बोलता है। फेयरवेल की स्पीच में मैंने सबके सामने बोला था कि इस क्लास के सारे बच्चे डम थे और आज वो सारे डम बच्चे प्लेस्ड हैं।
और उसके बाद सिर्फ तालियां बज रही थी वहाँ पे, क्योंकि सब उससे रिलेट कर पाए थे कहीं ना कहीं, उस सेक्लूजन से, ये समझने से कि यार इसे नहीं आता, इसे बुली करो, इसे इंग्लिश नहीं आती, ये बेकार है, वो लैंग्वेज पे जज कर रहे थे। उसके बाद मुझे 2 ऑप्शंस मिले हर इंसान की तरह, कि या तो मैं डबल ऑफर था पैसों का भी और अकोमोडेशन, कार सब मिल रहा था, या तो मैं उसे चुन लेती और कैमरा के पीछे रहती, या फिर मैं हाफ सैलरी वाली जॉब को चुन लेती और कैमरा के आगे रहती। मैंने हाफ सैलरी वाली जॉब चुनी क्योंकि हमेशा से पॉपुलैरिटी का बहुत शौक था, मुझे तो फेमस होना है, कैमरा के आगे रहना है। तो मैंने वो जॉब चुनी जिसमें मैं कैमरा के आगे थी। पैसे ज़्यादा नहीं थे, अकोमोडेशन भी नहीं थी, पर इज्जत थी। ये था कि मैं एक रेडियो जॉकी हूँ, मेरी आवाज़ पूरी दुनिया सुनेगी, और बस उतना काफ़ी था मेरे लिए। मैं रेडियो में आ तो गई थी, आई वॉज हायर्ड एज अ रेडियो जॉकी, मगर मुझे शो मिला नहीं। समझ नहीं आया कि क्यों नहीं मिला। थोड़ा सा ट्रेनिंग पीरियड का टाइम निकला, फिर थोड़ा सा आगे का टाइम निकला, पर शो इवेंचुअली नहीं मिला। मैंने रेडियो इंडस्ट्री के सबसे बड़े नाम के साथ काम करा, पर इस बात की खुशी होने के साथ साथ ये बात पता थी कि आप इतने बड़े नाम के साथ काम कर रहे हैं कि आपका अपना नाम कुछ नहीं है। आप हमेशा उसके साथ काम करने वाली एक लड़की रह जाएंगे, आपकी अपनी आइडेंटिटी ज़ीरो है वहाँ पे। सो अब टाइम आया टीम टारगेट्स मिले, वो सोशल मीडिया से रिलेटेड थे, रेडियो हो चुका था डिजिटल, और अब हमें वीडियोज़ बनाने थे। 400 लोगों का प्राइवेट पेज था, पता नहीं था, वीडियो कभी बनाई नहीं थी, अपनी फ़ोटो खींच के खुश रहते थे, लगता था हम भी इन्फ्लुएंसर है, क्योंकि 400 लोगों में से 50 लोग आके उस वीडियो पे कुछ कमेंट कर जाते थे और हमें बहुत अच्छा और बहुत पॉपुलर फील होता था अपने ही प्राइवेट पेज में। फिर करा वो पेज पब्लिक और समझ आया कि जब मार्केट में उतरते हैं आप, तो कमेंट्स भी कम हो जाते हैं, आपके अपने लोग सबसे पहले कम होते हैं, फिर बाकी के लोग भी धीरे-धीरे जुड़ना शुरू होते हैं, लेकिन वो बहुत स्लो ग्रोथ होती है और आप कहीं न कहीं डिमोटिवेट होने लगते हैं। अब पहली वीडियो बनाने की बारी आई, तो मुझसे बोला कि कुछ भी वीडियो बना के लाओ। मैं बहुत अच्छा लिखती थी, शायरी और इन सब चीज़ों में मैं बहुत अच्छी थी। उन्होंने मुझसे बोला कि हमारे पास ऑलरेडी रेडियो में एक रेडियो जॉकी ऐसा है जो शायर है, हमें नहीं चाहिए दूसरा शायर, हमें कुछ फ़नी बना के लाओ, जिसमें मुझे कुछ भी नहीं आता था। मैं ना अपने आप को फ़नी समझती थी, ना मुझे आता था। तो मैं गई और मैंने एक छोटा-सा प्रैंक शूट करा। ऑफ़िस में ही एक दोस्त थी, उसके साथ एक प्रैंक शूट करा और आ गए हम। वो वीडियो वायरल चली गई और वो ऑफ़िस की जो सबसे बड़ी वीडियो थी, उससे भी ऊपर निकल गई। मार्केटिंग टीम ने खड़े होके स्टैंडिंग ओवेशन दिया, बहुत तारीफ़ें मिली, बहुत अच्छा लगा, लेकिन ये समझ नहीं आया कि कितने लोगों के आप इसके साथ-साथ दुश्मन बन गए हैं। तो जब लोग आपके दुश्मन बन गए हैं, तो वो आपको नीचे खींचेंगे। अब लोगों ने ये बातें करना शुरू करी कि यार इसकी एक वीडियो वायरल चली गई है, तो इसे लग रहा है कि अब हर वीडियो पे वीडियो वायरल ही जाती जाएगी। क्या उखाड़ा है इसने लाइफ़ में? कुछ भी नहीं, एक ही वीडियो तो वायरल गई है। उसके बाद आज तक मैंने शायद उस कंपनी में 200 कुछ वीडियो बनाई हैं और मेरी हर एक वीडियो उस पेज पे वायरल थी। 6 मिलियन, 7 मिलियन, 11 मिलियन, 18 मिलियन, मैंने अकेले अपने बॉस का पूरा टारगेट कंप्लीट कर दिया। They were extremely impressed. They loved how I performed. अब मैं अपनी बॉस की नज़रों में तो स्टार हो गई थी, लेकिन उसके भी ऊपर जो एक थी, उनको मैं शायद ज़्यादा पसंद नहीं थी। खैर, वो उसका अपनी पर्सनैलिटी थी। तो जब मैंने ये चीज़ें करना शुरू करी, तो सबसे पहली बात आई रिकॉर्डिंग की। अब मेरी पहली लिंक रिकॉर्ड हुआ, पहला रेडियो में हम इसे लिंक बोलते हैं, जब हम किसी रिकॉर्डिंग को करते हैं। तो मैंने पहली रिकॉर्डिंग करी, मैंने बहुत एक्साइटमेंट से ये कहा कि मैं जाके उनको सुनाऊँगी। तो जब उन्होंने सुनी, तो उन्होंने बोला, सबके बीच में उन्होंने ऐसे बोला, "दिस रिकॉर्डिंग इज़ शिट।" और मेरा वहाँ उस जगह खड़े होके 100 बार दिल टूटा था कि ये कितनी ख़राब तरीके से, मुझे आज तक किसी ने ऐसे नहीं बोले। मेरी इमीडिएटली आँखों में आँसू आ गए एंड आई लेफ्ट फॉर द वॉशरूम और मैं वॉशरूम जाके बहुत रोई। उसके बाद उन्होंने बाहर आके सबसे बोला कि इसको हम शो कभी नहीं दे सकते क्योंकि इसे इंग्लिश नहीं आती। तो बहुत छोटी-छोटी चीज़ों में, जैसे पॉल्यूशन है तो उसको, अगर मैं पॉल्यूशन बोल रही हूँ तो उसको ऐसे बोलना कि वो पॉल्यूशन है या कुछ। बहुत छोटी-छोटी चीज़ों में उन्होंने मुझे टोका और मीटिंग में सबके सामने ये बोला कि इसको इंग्लिश नहीं आती और इसको हम शो कभी नहीं दे सकते। उसके बाद मैंने सिर्फ़ वीडियोज़ बनाए, मैंने इंग्लिश कभी नहीं बोली। मुझे बोलनी नहीं थी। वहाँ पे कई लोगों को आइडियाज़ नहीं आते थे, कई लोगों को बोलना नहीं आता था, पर इम्पोर्टेंट ये था कि महवश को इंग्लिश नहीं आती। जो मुझे मेरे हिसाब से आती थी, जितनी आती थी, पर मुझ में शायद कॉन्फिडेंस नहीं था उन लोगों के सामने बोलने का। मैं उन लोगों को थोड़ा-सा सुपीरियर समझती थी कि वो लोग बहुत टाइम से काम कर रहे हैं, मेरे सीनियर्स हैं। उस चीज़ के लिए उन्होंने मुझे सबकी मीटिंग में सबके सामने बोला कि
इसको हम कभी कुछ नहीं दे सकते, इसके प्रोनाउंसिएशंस खराब हैं, इसको इंग्लिश नहीं आती। और मेरे बॉस ने चिल्ला के बोला कि मैं बताऊँ क्या सबके सामने कि तुम्हें क्यों शो नहीं मिल रहा है, क्यों पूछती हो बार-बार कि शो चाहिए? नहीं मिल सकता शो। तो मैंने उस बात को एब्ज़ॉर्ब करने की कोशिश करी। मैंने उस दर्द को कम ख़त्म करने की कोशिश करी, ख़त्म तो नहीं होता, कम होता है। तो मैंने दर्द को कम करने की कोशिश करी, पर एक टाइम आता है कि लाइफ़ में आपका एक सैचुरेशन पॉइंट आता है। एंड ये सब इतना सैचुरेट होते ऑफ़िस में इतना सबसे सुनते एक मोमेंट आया, लाइक आई टोल्ड यू इन द वेरी स्टार्ट कि मैं वो नहीं हूँ कि आई डोंट केयर वाला एटीट्यूड रखूँ। सड़क पे कोई अनजान बंदा भी जा रहा है, वो मेरे बारे में क्या सोचता है, मुझे उससे फ़र्क पड़ता है। मुझे फ़र्क पड़ रहा था लोग क्या बातें कर रहे हैं। मैं नहीं हूँ आई डोंट केयर एटीट्यूड वाली, एंड आई एम लाइक आई एम। तो एक सैचुरेशन पॉइंट आया और नेक्स्ट मोमेंट आई रिमेंबर कि एक कमरा था, रात के कुछ 2 ढाई बज रहे होंगे और छोटा सा कमरा, मैं और मेरे हाथ में वो मेरी माँ की साड़ी। वो खूबसूरत लगने के लिए या सजने के लिए नहीं थी और लड़कियों के लिए। मुझे बस पंखा दिख रहा था और मेरी आखिरी ऐसी उम्मीद दिख रही थी कि मैं वो चीज़ ख़त्म कर दूँ। ये सारे दर्द को एंड भी तो कर सकते हैं, ये समझ आ रहा था। बस मैं वो हिम्मत, वो जिगरा नहीं जुटा पा रही थी कि मैं जो डिसीज़न लेने जा रही हूँ, क्या वो सही होगा या वो भी हर एक डिसीज़न की तरह शायद गलत हो। ऐसा लगता था सब गलत डिसीज़न लेती जा रही हूँ लाइफ़ में। सो मुझे एक बात समझ आई उस वक़्त कि मेरे पास 2 ऑप्शंस थे, या तो मैं वो कर लेती या फिर मैं सॉल्यूशन ढूँढ लेती। और मेरे पास दोनों ही चीज़ों की हिम्मत नहीं थी, ना वो करने की, ना सॉल्यूशन ढूँढने की। उस टाइम पे मेरे दिल में एक ख़्याल आया कि लाइफ़ में कभी भी कोई भी परेशानी आए, तो हमेशा एक चीज़ सोचो कि क्या उसका सॉल्यूशन निकालना आपके हाथ में है? अगर आपके हाथ में है, तो परेशानी कैसी? और अगर नहीं है, तो परेशानी कैसी? और उस दिन के बाद मैं आज तक नहीं रुकी। मुझे ये समझ आया कि अगर मैं इस तकलीफ़ से गुज़री हूँ, तो आई विल मेक श्योर कि कोई भी दूसरा बंदा उस तकलीफ़ से ना गुज़रे। और मैंने लोगों को हँसाना शुरू करा। खुद रोने से लोगों को हँसाने तक का सफ़र बहुत मुश्किल और अच्छा दोनों रहा है। पर मैं खुश हूँ कि आज लोग जब मेरे पास मैसेज करते हैं कि मेरा दिन बहुत डिप्रेस्ड जा रहा था, मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे छोड़ दिया था। पर जब मैं आपके वीडियोज़ देखता हूँ, तो उस मोमेंट के लिए मुझे हँसी आ जाती है। मैं वेट करता हूँ कि आपका दूसरा वीडियो आएगा और मैं हँस लूँगा उस बहाने थोड़ा। तो मुझे ये लगता है कि अगर मैं लोगों की ये परेशानी कम कर पा रही हूँ, तो शायद मैंने लाइफ़ में कुछ अचीव करा है। मैं लाइफ़ में कहीं खड़ी हूँ। उन लोगों ने इंग्लिश बोलने के लिए मना करा था, हाँ, मैंने इंग्लिश नहीं बोली। पर उसके बाद मेरे व्यूज़ ने, मेरे शेयर्स ने, मेरे फैन्स ने, उनके प्यार ने और हर उस चीज़ ने जो मेरे साथ जुड़ी थी, मेरे लिए बोला है। मैंने इंग्लिश नहीं बोली, पर हर चीज़ ने मेरे लिए बोला है। मुझे एक बात पता थी हमेशा से कि अगर मैं लाइफ़ में अपने लिए रिस्क नहीं लूँगी, तो मैं हमेशा उन लोगों के लिए काम करती रहूँगी, जिन लोगों ने रिस्क लिया है। इसलिए मैंने डिसाइड करा कि अब मुझे इस जॉब से आगे बढ़ना है और कुछ अपना करना है। सो मैंने फाइनली वो जॉब छोड़ी। हमने और वीडियोज़ करे, वीडियोज़ वायरल जाते गए। धीरे-धीरे पेज और बड़ा होता गया और आज मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, तो मेरे अराउंड 7 लाख फॉलोअर्स हैं एंड आई एम वेरी प्राउड टू से कि मैंने ये सब खुद से एक-एक करके वीडियो बना के अपनी समझ से, जो भी समझ आया अच्छा-बुरा लोग बोलते गए, पर मैं रुकी नहीं। आज मेरे पास वेब सीरीज़ के ऑफ़र्स, शोज़ के ऑफ़र्स एंड आई थिंक आज मैं कह सकती हूँ कि मेरे पास इतना पैसा है कि कुछ शॉपिंग करते वक़्त यार टैग नहीं देखना पड़ता। अच्छा लगता है कि जो चाहते हैं आप, वो आपको मिल गया फाइनली। सो अगर मैंने उस दिन वो सफ़र वहीं ख़त्म कर दिया होता, तो मुझे पता ही नहीं चलता कि मेरा आज या मेरा कल मेरा किस चीज़ का इंतज़ार कर रहा है। मुझे ये बात पता ही नहीं चलती कि अ, अगर मैंने वहाँ पे ख़त्म कर दिया होता, तो शायद आगे एक ऐसी लाइफ़ आने वाली है जिसका मैं सपना भी नहीं देखती थी। छोटे शहरों में सपने देखने के वो नहीं होते, छोटे-छोटे सपने देखने होते हैं आपको। छोटे ही छोटे सपने थे कि मास कॉम कर लूँ मैं मेट्रो सिटी से, बहुत बड़ी बात थी। मेट्रो सिटी बहुत बड़ी बात थी। लंबी-लंबी गाड़ियाँ बहुत बड़ी बात थी। हाँ, अकेले रहना बहुत बड़ी बात थी। मैं जाते-जाते अपनी ऑडियंस को ये बात बताना चाहती हूँ कि कोई भी सपना अपनी औकात के हिसाब से मत देखो, ऊपर वाले की औकात के हिसाब से देखो। ऐसा कुछ नहीं है जो तुम्हें नहीं मिल सकता इस दुनिया में। मैं किसी चीज़ में अच्छी नहीं थी, मैं बहुत एवरेज बच्ची थी। कोई भी स्ट्रीम डिसाइड करने से पहले ये मत सोचो कि अब क्या होगा, ये फाइनल डिसीजन हो गया। लाइफ आपको बहुत सारे मौके देती है, आप कभी भी एक स्टूडेंट हैं या पढ़ाई कर रहे हैं, आप कभी भी अपनी फील्ड चेंज कर सकते हैं। वो मौका आता है सबके पास। बहुत सारे इंजीनियर्स हैं जो एक्टर्स बन गए, बहुत सारे एक्टर्स हैं जो इंजीनियर्स बन गए, पायलट्स बन गए। आपको लाइफ हमेशा वो मौका देगी। कभी एवरेज मत रहो,
क्रेजी सोचो, अलग सोचो, सोचना ज़रूरी है। हमेशा अपनी सोच को लोगों के सामने रखने से मत डरो, ये सोच के कि वो इसको छोटा सोचेंगे। जो लोग आपके आइडियाज़ को छोटा सोचेंगे, वो आगे जाके उस आइडिया को बड़ा बनते देखेंगे। So choose your friends, time and clothes very wisely and keep hustling in life. Be consistent, keep hustling until your haters start asking if you're hiring. That's the point. Thank you so much. उन्होंने मेरा CV लिया और मेरे हाथ पे ही रख दिया। बोला तुम यूपी वाले आ क्यों जाते हो जब तुम्हें बोलना ही नहीं आता। मेरा नाम लक्ष्मी वर्मा है। मैं बेसिकली फिरोजाबाद यूपी से हूँ। फर्स्ट टाइम जब दिल्ली आई तो मेरा पहला इंटरव्यू था, तो उनका फर्स्ट क्वेश्चन ये था कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। तो इंट्रोड्यूशन में क्या बोलते हैं मुझे ये नहीं पता था, तो मैं चुप हो गई। तो उन्होंने मेरा CV लिया और मेरे हाथ पे ही रख दिया। बोला तुम यूपी वाले आ क्यों जाते हो जब तुम्हें बोलना ही नहीं आता। मुझे ऐसा लगा कि किसी ने मेरे मुंह पे तमाचा दिया हो, और मैं कुछ समझ में नहीं आ रहा था, उससे कुछ बोल भी नहीं सकती थी। तो फिर मैंने CV लिया और लौट के चली आई। फिर उसके बाद तो फिर मैंने इंटरव्यू ही नहीं दिए। इंग्लिश लगता तो था ज़रूरी है, कोशिश भी की, सीखूंगी, ट्राई भी किया। 1-2 बार किसी इंस्टीट्यूट में ज्वाइन किया। तो फिर प्रॉब्लम क्या होती थी, इंस्टीट्यूट में जाना होता है, फिर इतना टाइम नहीं होता था कि पढ़ना भी होता था और जॉब्स भी करनी होती थी। सब कहते थे इंग्लिश सीखने के लिए एनवायरनमेंट चाहिए, माहौल चाहिए होता है, लोगों से बात करोगे तभी आएगी। अब बात करने के लिए भी तो वो लोग होने चाहिए जो आपसे बात करना चाहें। मैं जो स्टॉक्स की वीडियोस देखती थी मोटिवेशन के लिए, तो लास्ट में एक एडवर्टाइजमेंट था, तो वहाँ पे बोला था कि हमारे एक ऐप है जो स्किल का, तो आप उसे डाउनलोड करिए। तो मैंने सब्सक्रिप्शन कर लिया, और लेकिन सब्सक्रिप्शन की अमाउंट भी इतनी नॉमिनल थी कि मैंने तो सोचा भी नहीं था कि इतने कम दाम में इतना अच्छा प्रोडक्ट मिल सकता है। सबसे अच्छा जो बेस्ट पार्ट मुझे लगा वो था प्रैक्टिस का, जो मुझे चाहिए था एक्चुअल में, जो मैं ढूंढ रही थी इतने टाइम से। तो अब ऐसा है कि मैं इतना एबल हूँ कि हाँ ठीक है, मैं बात कर सकती हूँ, इंटरव्यूज फेस कर सकती हूँ। नाउ आई एम नॉट स्केयर्ड ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। थैंक यू जोश।